सभी का स्वागत है और आज हम लोग फिर से इतिहास की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक काल। वैदिक काल अगर देखा जाए तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक रहा है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उसके पहले इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट को जान लेते हैं। मानचित्र के आधार पर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि माइंड मैप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास की, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होगी। और हम केवल आपकी परीक्षा के लिए स्पेशल इसको तैयार कर रहे हैं ताकि जीएस की सीरीज में हम प्राचीन इतिहास में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सके। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, खासकर कॉपी कलम लेकर जहां जरूरत पड़ेगी इन प्रश्नों की इन टॉपिकों की स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और हाँ, ये सीरीज आपके परीक्षा में 100% सवाल के साथ साथ कम समय में बेहतर तरीके एक डायग्राम के साथ आपके पास है। चलिए हम यहाँ से ध्यान से पढ़ते हैं। इसको पहले हम जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी ये इसके संस्थापक आर्य थे। अगर वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इसके संस्थापक आर्य थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्कृष्ट, इनको व्यक्त करता है। सिंधु सभ्यता के पतन होने के बाद संस्कृति का एक उदय होता है जो एक लौहयुगीन सभ्यता होती है। कौन सी? लौहयुगीन सभ्यता। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, लौहयुगीन सभ्यता। एक लौहयुगीन सभ्यता का जन्म होता है और इसी सभ्यता को हम पढ़ते हैं। एक सवाल आता है, आर्य कौन थे? हम सबसे पहले आर्य पे फोकस कर लेते हैं। आर्य कौन थे, उसके बाद तब हम पढ़ते हैं आर्य कौन थे। आर्य एक जाति विशेष को समझा गया है। आर्य संस्कृत भाषा का है शब्द जिसका मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ। आर्य शब्द मूलतः अरि से निकला है जिसका मतलब होता है आगंतुक या विदेशी। आर्यों का मूल निवास माना जाता है अल्पस पर्वत के आसपास का क्षेत्र रहा होगा, लेकिन जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मैक्स मूलर का ये तर्क सर्वमान्य भी है, बहुत सारे लोग भी मानते हैं। आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान एवं पंजाब में आकर बसते हैं। भारत में आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। आगे वेद को भी पढ़ेंगे तो भारत में जो आर्यों का स्रोत है जानने का वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में पंजाब में 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जैसे सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। इनके आधार पर आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा गया है। मतलब भारत में आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, जिसमें 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कुल 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल। जी हाँ, एक ऋग्वैदिक काल है। ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। कब से कब? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इस काल की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद। इसके जानकारी स्रोत क्या है? लिख लीजिएगा, जान लीजिएगा। इसके जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है। इसकी रचना इसी काल में हुई थी। इनकी संख्या अगर देखा जाए तो वेद की रचना इसी काल में हुई थी, मैंने ऋग्वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई थी। लेकिन इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इस समय 4 वेदों की रचना हुई थी। आप चारों वेद जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मतलब अगर वेद के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार के चारों वेद आए थे। ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद सामवेद, लिखते चलिएगा क्योंकि लेक्चर भी हो रहा है, नोट्स भी हो जा रहा है। यजुर्वेद, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है। यजुर्वेद हो गया, उसके बाद अथर्ववेद। सब लोग लिख रहे हैं ना? 4 वेद थे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद संहिता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद ये सर्वाधिक प्राचीन एक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है जिसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। यह सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ हो गई। इसमें 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 3 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 3। लिखना चाहे तीनों पाठ लिखिएगा। साकल, बालखिल्य और वास्कल, 3 पाठ हैं। साकल, बालखिल्य तथा वास्कल, इसके 3 पाठ भी हैं। 2 और 7 ध्यान से देखिएगा, 2 से 7 तक, 2 एवं 7 प्राचीनतम वंश है। 2 और 7 प्राचीनतम वंश है। और पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। पहला 10वां परिवर्तित काल अंत में जोड़ा गया। 2 से 7 तक को गोत्र मंडल भी कहते हैं। गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल से लिया गया है जो सूर्य को समर्पित है। ये पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। किस मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से लिया गया। किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात और, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, लेकिन गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। 9 मंडल सोम देवता को समर्पित है। जो 9वां मंडल है वो किसको? सोम देवता को समर्पित है। इसे हम सोम मंडल कहते हैं। 10 मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसका पुरोहित होत्र है। ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं।
यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है तो बहुत ही अच्छा है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती थी, जबकि सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित एवं महत्व की नदी थी। हम चलते हैं इसके आगे, जहाँ तक आपको 7 ऋषि वशिष्ठ, 3rd विश्वामित्र, 6ठा भारद्वाज। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो आपके सामने है इंपॉर्टेंट, जो देखिए इंपॉर्टेंट सीरीज है, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कस्य अभिलेख, आर्यों का आगमन के बारे में जानकारी मिलती है। बोग कोई अभिलेख, राजाओं की संधि का मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड के, भगवानपुर हरियाणा 13 कमरों का मकान। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर, अब हम बढ़ते हैं, ये ऋग्वैदिक काल हो गया। ऋग्वैदिक के काल के बाद जो उत्तर ऋग्वैदिक काल आता है, ऋग्वैदिक काल हो गया। उत्तर वैदिक काल के बारे में पहले जान लीजिएगा। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यक उपनिषदों की रचना हुई थी। आरण्यक उपनिषदों की यहाँ पर रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, हृदय, तुर्वस, कृवि, पुरु, भरत आदि जनों का यहाँ पे लोप हो जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में ऐतरेय, कैमति, होत्र, आयुर्वेद 1028 है। यजुर्वेद में जो है तैतरी है, अर्धवर्यु, धनुर्वेद, सतपथ। सामवेद का पंचविश, उद्गाता, गंधर्व, नारद, इस 1810 मंत्र है। अथर्ववेद का गोपद, अथर्ववेद क्या है, गोपद, उद्गाता है गर्धव और नारद। अथर्ववेद में गोपद, ब्रह्मा, शिल्पवेद। तो यहाँ पे वेद से जुड़े सवाल हो गए। अब आगे देखते हैं। चित्रित धूसर मृतभांड, उत्तरी काले मृतभांड, अतिरजीवेड़ा खेड़ा यूपी में, लौह उत्खनन का केंद्र, लौह उपकरण, श्याम एस कृष्ण एस। आइए यहाँ पे कुछ हेडिंग देखते हैं और हेडिंग के बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और इसको जानने का भी प्रयास करते हैं। भौगोलिक विस्तार क्या क्या था। भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो देखिए आप सभी लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम उत्तर वैदिक काल करें, महर्षि देश, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र है, हिमालय पर्वत, हिंद महासागर, विंध्य पर्वत तक की सीमा, हिमालय बिंदु मध्य प्रदेश तक है। अगर इधर भौगोलिक सीमा की बात करें, यहाँ अगर हम भौगोलिक सीमा की हम बात करते हैं तो सिंधु हिरणी मैक्सिमम क्षेत्र सिंध से हिरणी नदी तक है। विस्ता झेलम, विस्ता क्या हो गया, झेलम। वितस्ता का देखिए ये नदी है, ये नदियों के नाम है, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे आपकी अस्कनी हो गई, अस्कनी क्या है, ये एक तरफ प्राचीन नाम है, नदी के क्या नाम है, प्राचीन, और ये आधुनिक, ये नाम है। सिंध नदी देख रहे हैं आप लोग, सिंध के नाम क्या थे, हिरणी, वितस्ता, झेलम। देखिए सप्त सिंधु, ये टोटल देखा जाए 25 नदियाँ थी, इसमें सप्त सिंधु क्या थी, सिंधु, वितस्ता, अस्कनी, परुणसी, सतुद्री, विवासा और सरस्वती। इन्हें हम सप्त सिंधु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। इन सप्त सिंधु के वितस्ता को झेलम, अस्कनी चेनाब, परुषणी रावी, सतुश्री सतलज, विपाशा व्यास और सरस्वती नदी जो अब ये पवित्र नदी है। देखिए इसके बारे में जान लीजिए, सरस्वती नदी, इसे मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा पवित्र नदी है। गंगा नदी का जिक्र एक बार हुआ है ऋग्वेदिक काल में, यमुना का 3 बार। ठीक है। मंजुक्त हिमालय की चोटी, धनन्व मरु से परिचित, अरावली दक्षिण की सीमा, कुंभा का काबुल, सदानीरा गंडक, सदानीरा क्या कहा है, गंडक को कहा गया है। ठीक है। गोमती का गोमल है, सदानीरा गंडक है, सुदश्री का सतलज है, दोसती का घग्गर है, सुवास्तु का स्वात है। इसकी सामाजिक संरचना देखते हैं, दोनों में सामाजिक संरचना देखने के काम करते हैं। सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें तो परिवार था, परिवार में ग्राम थे, उनके बाद विश्व के बाद जन, और यहाँ पे देखेंगे तो जन और जनपद। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, जन और जनपद देखने को मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर ऋग्वैदिक काल है और इधर ऋग्वैदिक काल। ऊपर हमने देखा था डायग्राम ना, ऋग्वैदिक काल उत्तर ऋग्वैदिक काल, आप लोग को तो याद ही होगा, अभी भी नहीं है। देखिए ये उत्तर वैदिक काल है, ये ऋग्वैदिक काल है। तो यहाँ पर हमने देखा वर्ण व्यवस्था कैसे थी। आधार, वर्ण व्यवस्था का आधार रंग, कर्म, आर्य और अनार्य। लेकिन वर्ण व्यवस्था अगर वैदिक काल में देखें तो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विशेषाधिकार, शूद्र, 3 वर्णों की सेवा। शूद्र क्या थी,
पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, इनको विशेषाधिकार थे। शूद्र 3 वर्णों की सेवा करते थे। यहाँ पे 16 संस्कार प्रचलित थे। 4 आश्रम की चर्चा हुई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। यहाँ पे 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा हुई है। 16 संस्कार थे। 16 संस्कार में गर्भधारण से होकर अंतिम में मृत्यु जो होता है उसके तक, अंतिम संस्कार तक की बात की गई है। यहाँ पे 10 मंडल थे। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। छुआछूत की अवधारणा नहीं थी। यहाँ पे छुआछूत की अवधारणा नहीं थी। ये दोनों का कंबाइन करके हम अब एक साथ आपका रिवीजन करा रहे हैं, मतलब पढ़ा दे रहे हैं। रिवीजन क्यों कह रहे हैं, मतलब आपको पढ़ने में बाद में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, दास घरेलू कार्य में प्रयोग, दस्यु मूल निवासी, पड़ी पशु चुराने वाले को पड़ी कहा जाता था। महिलाओं की दशा, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, सती प्रथा नहीं था, विधवा विवाह नियोग द्वारा था, शिक्षा का अधिकार था। किसका किसका अधिकार था? शिक्षा का अधिकार था। फिर हम देखते हैं, दहित्र माने पुत्री के लिए अंतरजातीय विवाह था। अमाजु माने अविवाहित कन्या, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वारा, लोपामुद्रा, पितृसत्तात्मक समाज थी, संयुक्त परिवार प्रणाली थी, नृप्त भाई भतीजा, क्षेत्रज माने नियोग से उत्पन्न संतान, अर्धांगिनी पत्नी, शतपथ। ये सब चीज़ें हमारे ऋग्वैदिक काल में मिलती हैं। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा 4 आश्रम की चर्चा होती है। 4 आश्रम में हमने देखा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 25-25 को 4 भागों में बटे हुए हैं। 100 साल माने 4 पुरुषार्थ की अवधारणा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो माने उत्तर वैदिक काल में पुरुषार्थ की अवधारणा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। गोत्र जो बहिर्गमन विवाह, गोत्र बहिर्गमन विवाह, पैतृक संपत्ति और सभा में प्रवेश का अधिकार छीन लिया गया। माने पैतृक संपत्ति और सभा में प्रवेश का अधिकार छीन लिया गया। ऋण की अवधारणा, ऋण माने उधार की अवधारणा, इसमें क्या थी? देवतरण, देवताओं को, ऋषिऋण, ऋषि को, पितृषण माने सृष्टि संचालन के लिए। यहाँ पे 3 प्रकार की ऋण की भी अवधारणा थी। यहाँ पे पुत्र ऋण भविष्य के लिए था, पुत्र ऋण जो था भविष्य के लिए था, जो पितृऋण सृष्टि संचालन के लिए था। यहाँ माने ऋण की अवधारणा थी। आगे चलते हैं, आर्थिक व्यवस्था। अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो देखिए, एक ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में कृषि क्या थी? आर्यों का द्वितीय पेशा केवल जौ की खेती करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा था, गेहूं, धान, जौ आदि की खेती करते थे। पशुपालन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पशुपालन की बात करते हैं। आर्यों का पहला पेशा था पशुपालन। भूमि स्वामित्व की अवधारणा नहीं थी। गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु थी, जिसे अघन्या न मारे जाने के योग्य कहा जाता था। गोमत माने धनी व्यक्ति, गविष्ठ गाय की खोज, गोपति गाय का रक्षक। ये इतने सारे हैं इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके। कृषि वर्षा पर निर्भर थी, ऋतुओं से परिचित थे लोग। अब आते हैं, हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। पशुपालन यहाँ की द्वितीय पेशा थी। भूमि स्वामित्व की अवधारणा थी। निष्क माने ऋग्वैदिक काल में आभूषण पर अभी मुद्रा बन गई थी। कृषि रोपण विधि से होती थी, अधिशेष की संभावना नहीं थी। फिर हमने देखा शिल्प उद्योग कम विकसित थे। मृतभांड, रथ, अस्त्र शस्त्र, लोहे की जानकारी नहीं थी। शिल्प उद्योग कम विकसित थे। मृतभांड, रथ, अस्त्र शस्त्र, लोहे की जानकारी नहीं थी। यहाँ पे लोहे की जानकारी नहीं थी। व्यापार सीमित था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। समतामूलक समाज था। कलिनालयी अर्थव्यवस्था थी। आयस माने तांबा और कांसा, समुद्र माने जलाशय के लिए है। अब हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। शिल्प उद्योग, लौह की जानकारी, युद्ध शस्त्रों का निर्माण होने लगा, वस्त्र निर्माण होने लगा, रस निर्माण होने लगा, व्यापार वृद्धि होने लगी, वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद हो गई, विषमता मूलक समाज हो गया, जैसे कलिलाई अर्थ में दरार, अस्थायी सेना, नगरों का उदय होने लगा। माने आद्य नगरीकरण भी होना यहाँ से शुरू होता है उत्तर वैदिक काल से। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। वैसे इसकी PDF के लिए आप लोग को मैं कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा ऐसे दुर्गेश सर। जैसे ही आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, PDF नोट्स मिल जाएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का IB प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा क्लास ये निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। आइए राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। अगर ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो यहाँ पे परिवार का मुखिया, कुलप, ग्राम का ग्रामीणी। पहले देखिए परिवार, परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन, जन के बाद पंचजन। और यहाँ पे देखिए मुखिया में कुलप, परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विष का मुखिया
विस्पति या पुराभेत्ता कहलाता था। जन का जो मुखिया होता था वो बाजा कहलाता था। गुप्त या जनस्य कहलाता था। पंचजन, इनमें पुरु, यदु, अनु, दर्द्यु, तुवर्स 5 आर्य थे। ये वंशानुगत राजा, कहीं कहीं निर्वाचन होता था। यहाँ पे कैसे थे, वंशागत जो होते थे राजा होते थे, लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पे कहीं कहीं पे निर्वाचन व्यवस्था थी। अतिथि को गोहंता कहते थे, अतिथि को गोहंता। आगे भी देखते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। जो उत्तर वैदिक काल था, लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें क्या था, जन जन जनपद मिला, इनमें इनका राजा होता था। भूमि क्षेत्र का प्रमुख होता था। निरंकुशता की शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाती है। राजत्व का दैविक सिद्धांत यहाँ से आता है। राजा पृथ्वी पर देवता का प्रतिनिधित्व होता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाने लगा, माना जाने लगा। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए, अतिथि गोहंता माने गाय को न्यौछावर कर सकते थे। गोहंता माने गाय को न्यौछावर कर सकते थे। राजनीतिक संस्था कैसी थी, यहाँ पे सभा, राज्यसभा, जैसे न्यायिक कार्य, वरिष्ठ लोक सदस्य, महिला भी शामिल थी इसमें। समिति माने महत्व, वाद विवाद, राजा का निर्वाचन, महिला भी शामिल थी, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे मान लीजिएगा। ठीक है। अब वैदिक काल में बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संस्था कैसी थी, सभा और समिति थी, इसका महत्व कम था। विदत और गण ये समाप्त हो गया था। यज्ञों की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। राजसूय माने राजाभिषेक हेतु सोमरस पिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या है, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अश्वमेध यज्ञ माने शक्ति प्रदर्शन से छोड़ा गया घोड़ा जहाँ तक जाता था वो क्षेत्र राजा का हो जाता था। वाजपेय रथों की दौड़। अग्निष्टोम माने अग्नि में पशु बलि। राजस्व माने बलपूर्ण वसूलने लगे, भू राजस्व का 1/16। पांचाल माने सर्वाधिक विकसित राज्य। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग सभा समिति में प्रजापति की पुत्रियां अथर्ववेद में जिसका वर्णन है। विदत माने आर्यों की प्राचीनतम संस्था। गण माने बलि, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। बलि क्या था, स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था। उग्र जीवगृह माने पुलिसकर्मी, उग्र जीवगृह माने पुलिसकर्मी थे। दशराज युद्ध रावी नदी पर किसके बीच, भरत कबीला, गुरु वरिष्ठ, आर्यधन अनार्य, आर्य और अनार्य मिलकर भरत कबीला से होते जिसके गुरु विश्वामित्र थे, इनके बीच हुआ था। भरत कबीले के राजा सूरदास की विजय ऋग्वेद में वर्णन है। भरत कबीले के राजा सुदास की विजय ऋग्वेद में वर्णन है। इसकी भी स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी नोट्स आपको नहीं मिलेगी, ये नोट्स आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। जहाँ जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था। अब हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं। अब देखिए उपासना, अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें, उपासना में क्या है, भौतिक सुख, युद्ध में विजय, पुत्र की प्राप्ति। प्रार्थना यहाँ पे प्राथमिक था। यज्ञ कर्मकांड रहित था। देवता यहाँ पे अभी तक 33 माने जाते थे। अगर हम बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती ये देवताओं के पुरोहित थे। वायु में क्या थे, सूर्य, वरुण, विष्णु। अंतरिक्ष की बात करें, इंद्र, वायु, मरुत। आगे देखते हैं, इंद्र वर्षा का देवता माने जाते थे। उपासना में अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें, उपासना पुत्र की प्राप्ति, पुत्री की प्राप्ति, दुख का कारण माने महिलाओं के प्रति भेदभाव शुरू हो गया। माने अगर पुत्र की प्राप्ति होती उपासना करते खुशी हो जाते, लेकिन जब पुत्री की प्राप्ति होती तो दुख का कारण माने उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं महिलाओं के प्रति भेदभाव शुरू हो जाता है। यज्ञ प्राथमिक था, कर्मकांड से युक्त होने लगा धीरे धीरे। इंद्र व अग्नि का महत्व कम, प्रजापति सृष्टि के निर्माण, रुद्र पशुओं के देवता, शिव के रूप की पूजा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने देखा रुद्र शिव के रूप में पूजा, पूषण शूद्रों के देवता थे। देवताओं का पदानुक्रम क्या था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कुछ प्रमुख दर्शन जहाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे कुछ प्रमुख, सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, ठीक है, उत्तर मीमांसा, वज्रायण, वैश्विक, कणाद, उलूक, परीक्षित मित्रलोक में। देखिए परीक्षित क्या थे, मित्रलोक के देवता थे। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग अंतरिक्ष, इंद्र, वायु, मरुत। इंद्र वर्षा के देवता थे, विश्व स्वामी थे, पुरंदर में से 250 सूक्ति मिलती है। अग्नि ईश्वर का मुख मनुष्य के बीच के मध्यस्थ का वर्णन, यहाँ पे 200 सूक्त है। वरुण ऋतश्री गोपा, आदिति धरती की देवी, अरुणी जंगल की देवी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो देख लिया प्रमुख उत्तर वैदिक काल और वैदिक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख अंतर था उनको हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया, जान लिया। अब यहाँ से आता है टॉपिक आर्यों की उत्पत्ति। ठीक है, आर्यों की उत्पत्ति हम लोग पढ़ लेते हैं
उसके बाद ये सीरीज आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं आर्यों की उत्पत्ति में। मैक्स मूलर मध्य एशिया के थे, 1500 से पहले सर्वाधिक वैध मत थे। वीजी तिलक आर्कटिक प्रदेश के थे। विलियम जोन्स यूरोप के मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत के मानते थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र सप्त सिंधु प्रदेश के मानते थे। पंडित गंगानाथ झा महर्षि प्रदेश के मानते थे। डीएस त्रिवेदी देवकिया मुल्तान के मानते थे। वैंडेनिस्टिक दक्षिण रूस के मानते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट करके पूछेगा। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे आपके लिए एक बेहतर सीरीज का आयोजन करें। ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके बाद हम लोग और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्लास में। लेकिन उसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ज्वाइन कर लीजिएगा सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रहा है। आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी का थैंक यू। घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। वैसे जब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, जैसे ऋग्वैदिक कालीन राजनीति व्यवस्था क्या थी, इस समय कबीला शासन पद्धति थी, क्या क्या थे, मतलब विधिवत रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद एक और सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर नोट्स के माध्यम से संक्षिप्त में हम आपके लिए माइंड में कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, जान सके और सिलेक्शन ले सके। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। मेरा एक सवाल है जाते जाते, आप लोग जरूर बताइएगा कि गोमती नदी का जो प्राचीन नाम, अच्छा तो आप तो जानते हैं इसे गोमल था। तो चलिए फिर कोई और प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जहाँ से आप परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी होती जा रही है। अच्छा एक सवाल बताइएगा कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है? वर्ण शब्द का प्रयोग किस वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। देखिए आश्रम जो हम लोगों ने पढ़ा था 4 प्रकार के पढ़ा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में ज्ञान की प्राप्ति होती, पुरुषार्थ धर्म था, गृहस्थ में सांसारिक जीवन था, 25 से 50 अर्थ व काम था, वानप्रस्थ में ईश्वर ध्यान था, मोक्ष था, 50 से 75 संन्यास, 75 100 मोक्ष तप। यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ इसका मोक्ष था। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए याद इंतजार करिएगा इस एक और अगली क्लास का।